नमस्कार। जो कुछ हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान को देकर खोया, उससे कहीं ज़्यादा हमने अकेले बैराठ सभ्यता में पा लिया है। ये कहना है डॉक्टर सत्यप्रकाश का, जो पूर्व निदेशक हैं राजस्थान पुरातत्व विभाग जयपुर के। जी हाँ, आज जो आरएस राजस्थान हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, उसमें जो नेक्स्ट सेशन है या एपिसोड आज का, वो है बैराठ सभ्यता। प्रागैतिहासिक सभ्यताएं जो हैं राजस्थान की करीबन करीबन हमने पूरा कर लिया है, चाहे वो पुरापाषाण काल की हो, चाहे वो मध्य पाषाण काल की हो, चाहे वो नवपाषाण काल की हो। अब हमें धातु युगीन सभ्यताओं को लेना है। इनमें सबसे पहली सभ्यता जो हम आज लेने जा रहे हैं वो है बैराठ। बिना वक्त गंवाए चलते हैं। बैराठ सभ्यता। बैराठ सभ्यता, पहली बात तो जिला जयपुर में ये सभ्यता पाई गई है, और जिस नदी किनारे ये सभ्यता पाई गई है वो नदी है, याद रखिएगा, बाण गंगा। क्लियर। 1871-72 में इस सभ्यता में पहली बार सर्वेक्षण का कार्य डॉक्टर कार्लाइल के द्वारा, डॉक्टर CL कार्लाइल के द्वारा किया गया। और आप लोग अब तक बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर CL कार्लाइल को हमने राजस्थान में पुरातत्व सभ्यता का जनक भी कहा है। सो यहाँ पर जो सर्वेक्षण का कार्य हुआ है पहली बार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर्वेक्षण का मतलब, सर्वे का मतलब यहाँ पर डिस्कवरी भी आप इसको कह सकते हैं, सर्वे, या इस सभ्यता को पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? डॉक्टर CL कार्लाइल के द्वारा 1871-72 में। डॉक्टर CL कार्लाइल के द्वारा। अब फिर इंपॉर्टेंट बात है कि जी डॉक्टर CL कार्लाइल को हमने किस रूप में जाना है, तो फिर अब आपको यहाँ देखना है राजस्थान में पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ राजस्थान आर्कियोलॉजी, किसके द्वारा, किसे बोला गया? डॉक्टर CL कार्लाइल को। बैराठ एक ऐसी सभ्यता जहां पर अन्य सभ्यताओं की तुलना में उत्खनन कम हुआ है, नगण्य हुआ है। इसकी वजह जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं यहाँ पर, जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, वो सब पहाड़ियों पर प्राप्त हुई हैं। अब जब पहाड़ी शब्द का हमने प्रयोग कर लिया तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जमीन में दबी हुई नहीं है, क्योंकि पहाड़ी तो वैसे जमीन से उभरी हुई सतह होती है। तो यहाँ पर मतलब पहाड़ी, जैसे बीजक पहाड़ी, डूंगरी की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, इन पहाड़ियों पर वस्तुएं बिखरी हुई हैं। आप, अच्छा, बैराठ जो है वो धातु युगीन सभ्यता है नहीं, इसका एक छोर प्रागैतिहासिक काल पर भी जाकर टिकता है, क्योंकि यहाँ से जो केव्स पेंटिंग्स जो बीजक पहाड़ी पर, या कई, क्योंकि गुफाएं भी यहाँ पर, जैसे तोपनुमा गुफा है, कछवानुमा गुफा है, गणेशगिरी गुफा है, जैसी उनका शेप है उस आधार पर उनका नाम पड़ गया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इन गुफाओं में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो लगभग लाख वर्ष के आसपास पुराने हैं, यानी कि हम कहेंगे कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तक वो जाकर टिक रहे हैं। इसीलिए बैराठ सभ्यता को आपने आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला भी कहा है। और यदि मैं इसकी पूरी अवधि की बात करूं, क्योंकि कालांतर में बैराठ के अंदर एक तो प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य की गतिविधियां हमें प्राप्त हुई हैं। बैराठ के पास एक जगह है ढीगरिया, यहाँ से आपको प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स वर्कशॉप प्राप्त हुई है। मैंने बार बार इस बात पर प्रकाश डाला है कि कार्यशाला से मतलब क्या है, जहाँ पर आदिम मानव प्रस्तर उपकरण बनाता था, उसके लिए जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल ले रहा है, वो कितना ज़्यादा पाया है। इससे आइडिया लगता है कि किसी काल अवधि में या कालखंड में प्रिमिटिव मैन यहाँ पे रहा होगा, और उसने अपनी इकोसिस्टम के साथ जो भी उसका एडेप्टेशन का जो भी स्ट्रगल था, जीवन जीने के लिए उसने जो जद्दोजहद करी, उसके लिए स्टोन टूल उसका सबसे बड़ा माध्यम था। यही तो प्रागैतिहासिक संस्कृति कहलाती है। क्योंकि इन स्टोन टूल्स के निर्माण के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो ज़्यादा पाया गया ढीगरिया से। तो आप ये समझिएगा कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर ना केवल प्रथम शताब्दी ईस्वी, कालांतर में यहाँ पर बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा भी स्थापित हुई है। और उस हीनयान शाखा को समझने के लिए एक प्रसिद्ध चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में, जिसका नाम है वैनसांग या युआनशांग या श्वानचांग, जिसे नीति का पंडित, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी पुकारा गया है, बैराठ तक आया था। और आप देखिएगा उसने अपनी पुस्तक, जिसको आपने कहा है वेनसांग की जो लिखी हुई पुस्तक है CU की, उसमें उसने पारियात्र
इस यात्रा को नाम दिया है। लेकिन बाद में व्हाइट हून जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, श्वेत हून, मेहिर कुल, आपने ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में इस बात को देखा है कि मेहिर कुल की पुत्री हिरिया देवी या हिरण्या देवी से गोहिल नरेश अल्लट ने विवाह रचाया था। ये तमाम चीज़ें हम इनको बार बार देख लें, इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप इस सीरीज को स्टेप बाय स्टेप, एपिसोड बाय एपिसोड ढंग से पढ़ते रहे, कम से कम राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास की भी जो सीरीज चल रही है 10 बजे वाली, उसमें आपको ये भय कभी के हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं इन एपिसोड्स में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिएगा कि गुप्त काल के बाद के दौर तक का पूरा एक अनुक्रम बैराठ प्राप्त हो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा, जहाँ बैराठ आज भी कस्बा है, और महाभारत काल में तो बैराठ विराट नगर के नाम से, विराट नगर या राजा विराट के नाम से जाना गया है, जब इसने महाभारत काल में कौरवों के विरुद्ध पांडवों को सहयोग प्रदान किया था। और महाभारत काल से भी पहले भाई ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी रही है विराट या बैराट नगर। 1936 में पहली बार यहाँ पे बीजक पहाड़ी पे कुछ एक्सकावेशन डॉक्टर दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। फिर NR बनर्जी ने 1962 में कुछ एक्सकावेशन करवाया था, लेकिन एक्सकावेशन यहाँ पर अदर जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की जो साइट्स हैं, उनकी तुलना में यहाँ पे कम हुआ। और उसकी वजह मैंने बतला दी, क्योंकि डिगिंग की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर इसलिए कम है क्योंकि तमाम जितनी सामग्रियाँ हैं, पुरातात्विक सामग्री, वो यत्र तत्र पहाड़ी पर बिखरी हुई है। आगे देखिएगा। तो ये तो सर्वेक्षण का कार्य हो गया, लेकिन यदि हम उत्खनन की बात करें तो यहाँ पर उत्खनन सबसे पहले 1936 में डॉक्टर दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया है 1936 में। और फिर 1962 में एक प्रयास और हुआ है NR बनर्जी के द्वारा। यहाँ पर इसकी अवधि, इस संपूर्ण बैराठ सभ्यता की यदि हम अवधि को जाने, स्वाभाविक सी बात है कब से कब तक की यहाँ पर आपको वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, तो मोटे तौर पर यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर, मोटे तौर पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का यहाँ पर आपको पूरा सांस्कृतिक अनुक्रम वस्तुओं का प्राप्त होता है। लेकिन जिस दौर की फाइंडिंग्स, जिस दौर की वस्तुओं की प्राप्ति यहाँ से आपको सर्वाधिक प्राप्त हो रही है, याद रखिएगा, वो है मौर्य काल। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बैराठ से मौर्य काल की पुरातात्विक सामग्री सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। सर्वाधिक संख्या में हमें प्राप्त हो रही है कौन से काल की? मौर्य काल की पुरातात्विक सामग्री। ये सबसे महत्वपूर्ण है अब तक का। बहरहाल एक बार स्क्रीन आउट होता हूँ, यहाँ तक की बातों को आप लोग आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यदि हम कहें कि इस काल की प्रसिद्धि क्या है, इस सभ्यता की, और क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली बात तो इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ है। तो महाभारत काल का एक प्रसिद्ध नरेश यहाँ पर राज करता था, राजा विराट। ठीक है, तो विराट के नाम पर इस नगर को विराट नगर बोला गया है। तो इसका मतलब ये कि ये जो सभ्यता है ये महाभारत काल तक भी जाती है। और यदि हम इस सभ्यता के बारे में बात करें कि इसको किस अन्य नाम, प्रसिद्ध नाम से जाना गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा जो गुहा चित्र बनाए गए हैं, इस आधार पर इसे, याद रखिएगा, आदिम चित्रशाला अथवा प्रागैतिहासिक चित्रशाला के नाम से भी जाना गया है।
आदिम चित्रशाला अथवा प्रागैतिहासिक चित्रशाला के नाम से भी जाना गया है। वजह लगभग 1.5 लाख ईसा पूर्व से यदि आप आरंभ करें तो 4000 ईसा पूर्व, मतलब आप मोटे तौर पर पुरापाषाण पैलियोलिथिक काल से लेकर नियोलिथिक तक आ जाइए। इतनी पुरानी यहाँ पर जो एक प्रसिद्ध गुफा है जिसको आप कहते हैं कछुआनुमा गुफा, इस कछुआनुमा गुफा से आपको प्री हिस्टोरिक केव्स रॉक पेंटिंग्स यहां से आपको प्राप्त हुई है। इसीलिए आपने इसे प्रागैतिहासिक चित्रशाला या आदिम चित्रशाला बोला है। मैंने पहले ही कहा कि यहां से आपको मौर्यकालीन पुरातात्विक सामग्री अन्य कालखंडों की तुलना में ज्यादा यहां से प्राप्त हुई है। ये सभ्यता, यदि मैं महाभारत काल की बात करूं, ठीक है, तो महाभारत काल में इस बात को भी आप, क्योंकि देखो यहां से जो एक खास बात यह है, भीम जी की डूंगरी एक पहाड़ी है इसी बैराठ में। यहां पर एक आज भी एक जलाशय है भीमताल। ये मान्यता है कि जब राजा विराट ने कौरवों के विरुद्ध पांडवों को यहां शरण दी, तो पांडवों में जो एक प्रबल योद्धा था भीम, वो इस पहाड़ी पर रुका, भीम जी की डूंगरी। अब ये पहाड़ी आज भी है, और जिस गुफा में ये विश्राम करता था भीम, वो भी आज है। जिस हनुमान जी की पूजा करता था, वो हनुमान जी का मंदिर भी आज है। और कहते हैं कि यहां पर भीम ने अपनी पैर या अपनी लात से एक तालाब का निर्माण करवाया था, भीमताल, वो भी आज मौजूद है। तो आपको यहां पर भीम जी की डूंगरी पर एक जलाशय आपको नजर आता है जिसको भीम ताल, भीम ने अपनी पैर की या लात से जिस जलाशय का निर्माण कराया था, तालाब का निर्माण करवाया भीम जी की डूंगरी पर। और जिस हनुमान जी की मूर्ति की आप पूजा कर रहे थे भीम, वो मंदिर भी आज यहाँ पर मौजूद है। और फिर राजा विराट ने महाभारत युद्ध में सशस्त्र सहयोग किया था कौरवों के विरुद्ध पांडवों का। ये आप लोग समझ, अब इसको देख लीजिए। थोड़ा मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूं, उसके बाद फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आराम से आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। जी, आई थिंक आपने कर लिया है। अब कुछ बातों की और बात की जाए। अच्छा, महाभारत युद्ध के अंदर विराट पांडवों के पक्ष में लड़ा और अपने पुत्रों उत्तर, श्वेत और शंख के साथ मारा गया था। एक बात, राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया था। इसके फलस्वरूप परीक्षित का जन्म हुआ था। तो कुल मिलाकर जो मैं कहना चाह रहा हूं, बैराट सभ्यता के बारे में डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जो कहा कि जो कुछ हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान को देकर खोया, वो अकेले बैराट से हमने प्राप्त कर लिया। क्योंकि इतना ज्यादा सिर्फ महाजनपद काल का नहीं, महाभारत काल का नहीं, आपको मौर्य काल की तो कितनी वस्तुएं यहाँ से आपको प्राप्त हो रही है। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, राजा विराट ने जिस गणेश जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया था, वो गणेशगिरी गुफा, और वो प्राकृतिक तौर पर स्थापित गणेश जी की प्रतिमा आज भी मौजूद है। यहाँ तक कि राजा विराट की जो कुल देवी थी मनसा माता, वो बैराठ के निकट कोई पापड़ी ग्राम है, वहां पर मौजूद है। तो आप ये देखिएगा कि महाभारत काल में महाभारत युद्ध की यदि हम आपके सामने बात करें, तो राजा विराट पांडवों के पक्ष में लड़ता हुआ, पांडवों के पक्ष में लड़ता हुआ अपने पुत्रों सहित उत्तर, श्वेत एवं शंख, उत्तर, श्वेत एवं शंख के साथ
एवं शंख के साथ मारा गया। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इस मृत्यु से पहले विराट की एक पुत्री थी उत्तरा, पुत्र उत्तर है, पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु, जो किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, अभिमन्यु के साथ विवाह किया था। और इस विवाह के फलस्वरूप जिस पुत्र का जन्म हुआ था वो पुत्र था परीक्षित। तो ये तमाम जो घटनाक्रम पौराणिक तौर पर महाभारत काल में घटे हैं, इनका भी स्पष्ट संबंध बहुत अच्छे से, बहुत गौर से याद रखिएगा, बैराठ या विराट नगर के साथ है, जिसे आपने आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला भी आपने कहा है। और देखिएगा, राजा विराट की जो कुल देवी है मनसा माता, उसका जो मंदिर है यहाँ पर बैराठ के पास में कोई गांव है, पिपाड़ ग्राम, विराटनगर तो क्या एक तहसील है, वहां ये मनसा माता का मंदिर मौजूद है। अच्छा, महाभारत में एक बात का और उल्लेख आता है कि शहाज नामक किसी शासक ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। कालांतर में फिर ये मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। कक्षा 10 की पुस्तक याद रखिएगा, उसके पृष्ठ 2 पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है कक्षा 10 की सामान्य विज्ञान की, उसमें इस बात का उल्लेख मिल रहा है। तो चलिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, ठीक है ना, और ये कक्षा 10 की पुस्तक है। क्योंकि मेरा तो जब मैं पेड कोर्सेज पे भी जाता हूँ, जब मैं ई नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता पर मेरा विशेष जोर होता है, बहुत ज़्यादा। और ये जोर इस स्तर का होता है कि क्योंकि आप लोगों को कई बार रिट भी लगाना पड़ता है, परीक्षा में कई प्रकार की त्रुटियां आती हैं, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से देख सकें, पढ़ सकें। तो इस कक्षा 10 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या पेज नंबर 2 का हवाला मैं ले रहा हूं कि ये पुस्तक इस बात का उल्लेख करती है कि भाई महाभारत काल में कोई नरेश था, शहाज नामक नरेश, इसने 2 महाजनपदों पर, चेदी और मत्स्य महाजनपद की ही राजधानी था, विराटनगर या बैराठ। यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों को, महाजनपद काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी के रूप में स्थापित था बैराठ या विराटनगर। हमने पहले देख लिया कि विराटनगर जो नाम पड़ा है वो राजा विराट के नाम पर पड़ा है। तो चेदी और मत्स्य पर शासन किया और फिर कालांतर में ये पूरा हिस्सा किसका अंग बन गया था, बाद में मगध महाजनपद द्वारा स्थापित साम्राज्य का ये अंग बन गया था। कालांतर में तो बैराठ के अंदर, ये बात भी याद रखना, हीनयान बौद्ध शाखा स्थापित हुई थी और इस मतलब बैराठ बौद्ध केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। इसका विनाश फिर किया था श्वेतहूण आक्रमणकारी मिहिर कुल के द्वारा। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है कि बैराठ की बौद्ध सभ्यता का विनाशक, डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस सेंटर ऑफ बैराठ और विराटनगर इज व्हाइटहूण मिहिर कुल। इस मिहिर कुल की ही पुत्री थी हिरिया देवी या हिरण्या देवी, जिसके साथ विवाह हुआ था मेवाड़ का जो नागदा का जो गुहिल नरेश था, अल्लट या आलूराव। तो ये हीनयान बौद्ध शाखा का भी केंद्र रहा है और चूंकि ये इसका केंद्र रहा था तो हीनयान शाखा का अध्ययन करने जो चीनी यात्री था
वैनसांग, वैनसांग को आपने युआन चांग भी कहा है, श्वेन चांग भी कहा है। राजा हर्ष के काल में ये चीनी यात्री चीन से चलकर भारत में आया था ताकि नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन कर सके। चूंकि ये बौद्ध धर्म का जिज्ञासु शोधार्थी था, अतः बौद्ध धर्म की प्राचीनतम शाखा हीनयान का अध्ययन करने ये बैराठ में आया था और इसने बैराठ की यात्रा को पार यात्र नामक नाम प्रदान किया है। और इसने इन तमाम बातों का उल्लेख इस वैनसांग ने अपनी रचना, अपनी पुस्तक सी यू की में किया है। सी यू की में ये आप आइडिया लगा लीजिएगा वैनसांग का महत्व कितना है कि इसको नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि एवं तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा है। आप आइडिया लगाइए कि बैराठ की विशेषताएं कितनी है यदि आप इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, सुअध्ययन करते हैं। बहरहाल मैं हटता हूँ, स्क्रीन आउट होता हूँ। आप यहाँ तक के मैटर को अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। मत्स्य महाजनपद की तो खैर राजधानी थी सही। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह गई इसी संदर्भ में, मैं बाद में आप नोट कर लीजिएगा इस सारे मैटर को। हमने जब हिस्टोरिकल सोर्सेज, ऐतिहासिक स्रोत पढ़े थे तब ये बताना मतलब उस समय पढ़ा था हमने, मैं भी बताना भूल गया आप लोगों को। बैराठ का महत्व तो देखिएगा। बैराठ में एक मृदभांड का अंदर मिट्टी का घड़े में सूती वस्त्र में लिपटी हुई हमें 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी बैराठ से। मृद भांड में रखी सूती वस्त्र में लिपटी कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। इन 36 मुद्राओं का जो गणित है वो क्या है, इनमें 8 तो हैं, आपको ध्यान होगा, चांदी की आहत मुद्राएं, राइट। शेष बची 28 मुद्राएं। 28 मुद्राएं थी, याद रखिएगा, इंडो ग्रीक वंश की। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, और इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से भी 16 मुद्राएं सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक नरेश मिनांडर की थी। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर ठीक से याद रहे। 28 मुद्राएं प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर की थी। 16 मुद्राएं, सॉरी 28 में से 16 मुद्राएं। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है हमारे सामने कि निश्चित तौर पर बैराठ इंडो ग्रीक सत्ता का भी केंद्र था। 16 मुद्रा 28 मुद्राएं मिलना छोटा मोटा मामला नहीं है एक जगह पर। और बैराठ का महत्व यूं भी है, जो मिनांडर था जिसको पाली साहित्य में मिलिंद के नाम से पुकारा गया है, वो बौद्ध धर्म का जिज्ञासु था। कहा जाता है, ऐसा उल्लेख नागसेन ने अपनी पुस्तक मिलिंद पन्हों में किया है कि जो दार्शनिक जिज्ञासाएं थी मिनांडर की या मिलिंद की, उसको पूरा किया था बौद्ध आचार्य नागसेन ने। और यहीं बैराठ में मिनांडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच में दार्शनिक वार्तालाप हुआ था, प्रश्नोत्तर हुए थे, जिसका उल्लेख नागसेन ने अपनी पाली रचना मिलिंद पन्हों में किया है। देखते हैं, मैं आई थिंक आपने पॉज करके इसको यहां तक का उतार लिया है। तो निश्चित तौर पर जो बैराठ था बौद्ध सत्ता का तो केंद्र था ही, लेकिन जिस राजवंश का यहाँ पर अधिकार रहा, पहले तो हुनों का, फिर बैराठ में, इसके पश्चात इंडो ग्रीक डायनेस्टी, इंडो ग्रीक वंश का यहां पर अधिकार रहा, क्योंकि 36 मुद्राओं में से 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक वंश की है, और इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से भी 16 सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक नरेश मिनांडर की है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। यहीं पर बैराठ के अंदर ही इंडो ग्रीक प्रसिद्ध नरेश मिनांडर एवं
बौद्ध दार्शनिक नागसेन। एवं बौद्ध दार्शनिक नागसेन के मध्य में वार्तालाप हुआ था। क्लियर है? इसका उल्लेख नागसेन ने अपनी रचना मिलिंद पन्हो, ये पुस्तक याद रखना पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मिलिंद पन्हो, पन्हो का मतलब पाली भाषा में होता है क्वेश्चंस, प्रश्न, और मिलिंद यहां जिसके लिए रेफर किया गया है विच इज मेनेंडर, द फेमस इंडो ग्रीक किंग। तो ये बौद्ध मतलब जो बैराट की जो हम जो ये तमाम चर्चा कर रहे हैं, आप आइडिया लगाइएगा कि ये अलग अलग कालखंडों में न केवल अलग अलग राजवंशों बल्कि अलग अलग धार्मिक आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आई थिंक इस बात को समझिए अच्छे से। फिर हम यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ, कौन कौन सी गुफाएं हमें प्राप्त हो रही है, हम उनकी यहाँ से आपके सामने बात करेंगे। मैंने जो पिछली स्लाइड में लिखा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है, डॉक्टर दयाराम साहनी ने उस बात पर प्रकाश डाला है और उसको मैं यहाँ लिख भी देता हूं तो आपको याद भी रहेगा। बैराट की बौद्ध सभ्यता का विनाशक, बैराट की बौद्ध सभ्यता का विनाशक, श्वेत-हूण आक्रमणकारी, श्वेत-हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल था। मिहिर कुल था। और ये बात कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर दयाराम साहनी, who excavated Berat in 1936 at first time। तो अच्छा, ये तो दयाराम साहनी ने कहा ही है। वैन सांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में भी इस बात का उल्लेख किया है कि जो श्वेत हूण था, जो व्हाइट हूण था, मिहिर कुल, उसने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में कुल 1600 स्तूपों और विहारों का विनाश किया था और 9 बौद्ध उपासकों का वध किया था। अब आप आइडिया लगाइएगा इस प्लेटफॉर्म की एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री और इन क्लासेस का लेवल क्या होगा। दयाराम साहनी ने तो ये कहा ही है, लेकिन यदि मैं बात करूं वैन सांग की, बार बार बोल रहा हूं वैन सांग को नीति का पंडित, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया है। वैनसांग सम्राट हर्ष के काल में, हर्ष जिसे सकलोत्तर पथनाथ भी कहा गया है, साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जिसे जाना गया है, उसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आने वाला चीनी यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। इसकी रचना है सीयूकी। अब सीयूकी में वैनसांग जिसने बैराट की यात्रा करी और बैराट की यात्रा करके अपनी पुस्तक सीयूकी में उसे नाम प्रदान किया था पारयात्र। तो वैनसांग अपनी पुस्तक सीयूकी में उल्लेख करता है कि मिहिर कुल जो व्हाइट हूण था, श्वेत हूण आक्रमणकारी था, उसने पश्चिमोत्तर भारत में कुल 9 तो उच्च कोटि के बौद्ध उपासकों और 1600 स्तूपों और विहारों को समाप्त किया था। इसीलिए इसको मिहिर कुल को बौद्ध सभ्यता का विनाशक भी पुकारा जाता है। क्या इसने लिखा? हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने पश्चिमोत्तर भारत में
पश्चिमोत्तर भारत में कुल 1600 बौद्ध स्तूपों एवं विहारों का, मैंने पहले कहा कि बौद्ध सभ्यता का विनाशक मेनेंडर है, तो स्तूपों और विहारों का विनाश किया एवं उच्च कोटि के 9 बौद्ध उपासकों का वध किया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से, बहुत एक लेवल पर आपको ठीक से समझ में आया है, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट हिस्सा, जो नेक्स्ट सेशन लूंगा मैं इस क्लास का, ये बैराठ की सभ्यता का पहला सेशन मैंने आपके सामने रखा है। जो दूसरा सेशन आपके सामने आरंभ करूंगा, उस सेशन के अंदर हम जो शेष हिस्सा है बैराठ की विभिन्न कालखंडों की पुरातात्विक सभ्यताओं का, जिसको हम ऐतिहासिक और पुरातात्विक विश्लेषण कहते हैं, ये तो कि बैराठ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, बैराठ सभ्यता का सांस्कृतिक विशेषताएं, पुरातात्विक महत्व क्या है, अलग अलग कालखंडों में आपको यहाँ से किन किन सभ्यताओं के कनेक्ट आपको हो रहा है, किसने खोज करी, ये हमने लिया है। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का, जिसके अंदर हम बैराठ को पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।